नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। अहम खबर बालोदा बाजार से, जहां बंदूक की नोट पर कटंगी में लूट की घटना सामने आई है। शराब दुकानदारों से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की लूट की है और यह लूट एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग शराब दुकान में की गई है। यानी अलग अलग जगहों पर बदमाश पहुंचते हैं और दुकान से बदमाशों ने पैसे लूटे हैं। तो किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर को समझ सकते हैं किस तरीके से बालोदा बाजार में एक दुकान नहीं बल्कि बंदूक की नोट पर कटंगी में कई दुकानों में बदमाशों ने लूट की है और 20 लाख रुपए लूटे हैं। तो ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस मामले में देखना होगा जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। हमारे सहयोगी यहां पर दीपेंद्र जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपेंद्र, क्या है ये मामला? और बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों से लूट हुई है, तो कितने जगहों पर ये लूट की गई? दरअसल ये मामला अलग अलग जगहों से आई हुई राशि की लूट का मामला है। कटगी जो जगह है कसडोल थाना क्षेत्र में आने वाला ये कटगी जगह है, जहां पर अलग अलग विभिन्न शराब दुकानों से जो रेवेन्यू एकत्रित करके 20 लाख रुपए लाया गया था कटगी के शराब दुकान में। वहां पर नकाबपोश जो बाइक सवार लुटेरे हैं वो आए और लूटने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि उन्होंने लूटने का प्रयास किया, तो जब मैनेजर ने नहीं दिया राशि को तो उन्होंने बंदूक दिखा करके उस राशि को लूटा है। तो ये मामला अलग अलग जगहों के जो दुकान है, शराब दुकान है, वहां से आई हुई राशि के लूट का मामला है। बिल्कुल दीपेंद्र, इस मामले में प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ किया जा रहा है और कितने की संख्या में ये लुटेरे थे? अब तक क्या कुछ अपडेट है? मोटरसाइकिल में सवार 2 लुटेरों की ही बात आई है। अलग अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेज पुलिस एकत्रित कर रही है और मामले की जांच कर रही है। कसडोल थाना क्षेत्र जो है वो बलौदा बाजार जिले का आउटर थाना क्षेत्र है और जो जिस जगह पे ये लूट हुई है वो 2 जिलों से जुड़ने वाला जगह है। इसलिए अभी 2 बगल में जो जांजगीर चांपा और सारंगगढ़ जिले हैं उस क्षेत्र की भी पुलिस को अलर्ट किया गया है इस लूट में, ताकि वो भी अगर उस एरिया में जाते हैं तो इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की जा सके। बालोदा बाजार के लिहाज से अगर हम दीपेंद्र इस घटना को समझने की कोशिश करें तो क्या इससे पहले भी ऐसी कोई खबर सामने आई है? ये लूट की घटनाएं क्या ऐसे ही होती रहती हैं या प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती और नई चुनौती? दरअसल जो चुनौती है ये वाकई में बहुत गंभीर चुनौती है। लेकिन आपको बता दें कि कटगी जो क्षेत्र है उस जगह पे पहले भी लूट की घटना सामने आ चुकी है। तो ये जो लूट है उस क्षेत्र में, क्योंकि 2-3 अलग अलग जिले और फिर बगल में ही अलग दूसरे राज्य उड़ीसा का भी संपर्क होता है, तो वो जो जगह है वो सेंसिटिव जगह है। वहां पर पहले भी मांग हो चुकी है कि थाना खोला जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। वो गंभीर विषय है कि उस जगह पर एक थाना की मांग हो रही है, तो उस जगह पर थाना होना चाहिए और ये लूट जो है ये बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल दीपेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लूट का ये कोई पहला मामला नहीं है। बहरहाल 20 लाख रुपए की लूट और वैसे जगह से लूट जहां पर लोग सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। आप समझ सकते हैं, शराब की दुकान जहां पर आमतौर पर वे तैयार रहते हैं बदमाशों से निपटने के लिए, वहां अगर बाइक से 2 बदमाश जाते हैं और बंदूक की नोट पर 20 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। श्योपुर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने अवैध रेत के खिलाफ कार्रवाई की और पुलिस ने चंबल नदी से अवैध रूप से रेत भरकर ले जा रहे 6 डंपरों को पकड़ा है। यह कार्रवाई मानपुर थाना पुलिस ने की है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से श्योपुर और राजस्थान के रेत माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। जो रेत खनन है उस पे जो प्रशासन पुलिस जो है काफ़ी सख्त है। मानपुर थाने पे इस तरह के जो रेत के डंपर हैं 6 पकड़े गए थे। उन पे सभी पे आप धारा 379 आईपीसी और खनिज अधिनियम के तहत जो है एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। सभी जो रेत के डंपर हैं उनको सबको जब्त कर लिया गया है और जब्त करने के बाद जो है उन पे जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया ये सभी जो है जो नदी है, नदी के पास जो है अवैध रेत का उत्खनन कर रहे थे और उसके बाद फिर उसी रेत को ट्रांसपोर्ट करते थे। मामला संज्ञान में है तो इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर रायपुर से, जहां 14वीं बटालियन के एक जवान ने फायरिंग की है। यह फायरिंग नवा रायपुर पीएचक्यू के पास हुई है और फायरिंग करने वाले आरक्षक का नाम राकेश यादव है। मामले की जांच 14वीं बटालियन के अधिकारी कर रहे हैं। तो 14वीं बटालियन के जवान ने ये फायरिंग की है और इस मामले की जांच अधिकारी कर रहे हैं। जानकारी
के मुताबिक करीब 12 राउंड यहां पर फायर किए गए हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये अधिकारियों के लिए एक चुनौती है। बहरहाल नवा रायपुर पीएचक्यू के पास गोलियां चली हैं और एक दो नहीं बल्कि 12 राउंड फायरिंग की गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है, 14वीं बटालियन के जवान राकेश यादव बताया जा रहा है कि उसने ये फायरिंग की है और इस घटना के बाद अब 14वीं बटालियन के जो आला अधिकारी हैं वो मामले में नजर बनाए हुए हैं, मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि 12 राउंड यहां पर फायर किए गए। एक घटना भी हम लोग के सामने आई है, उसमें एक कहीं जवान द्वारा गोली चलाई गई है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। घटना की जांच जो है संबंधित बटालियन के लोग कर रहे हैं। उसमें जो भी फैक्ट आएगा उसके हिसाब कोई एक्सीडेंटल फायर की सूचना है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। मंडला जिले में स्थित सीआरपीएफ की 148वीं बटालियन के कैंप में 9 वर्ष का शुभारंभ और शौर्य दिवस मनाया गया। इस दौरान बटालियन में सलामी परेड के साथ कई अन्य तरह के खेल प्रतियोगिता खेल के आयोजन भी किए गए। यहां पर सीआरपीएफ कमांडेंट विक्रांत सारंगपानी ने बताया है कि 9 अप्रैल 1965 को गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज ने जोरदार हमला किया था और 2nd बटालियन के 135 जवानों ने पाकिस्तान के करीब 3,500 सैनिकों को खदेड़ा था और पाकिस्तान के 34 सैनिकों को मारकर 4 जवानों को जिंदा पकड़ा था। इस युद्ध में हमारे 8 जवान शहीद हुए थे और 19 जवानों को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। तब करीब 12 घंटे चले इस युद्ध के बाद भारत की 31वीं ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाया। तभी से 9 अप्रैल को सीआरपीएफ इस दिन को शौर्य दिवस के तौर पर हर साल मनाती है। सर्वप्रथम आज नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीआरपीएफ आज के दिन 9 अप्रैल को वैलर डे शौर्य दिवस के तौर पर मनाती है। 1965 9 अप्रैल को गुजरात के बॉर्डर पर पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड ने अटैक किया था, जिसमें सीआरपीएफ की 2nd बटालियन ने डट के मुकाबला किया था और 135 जवानों ने 3,500 जवान पाकिस्तान के उनको खदेड़ के रखा था और जिसमें हमने उनके 34 जवान मारे थे और 4 को जिंदा पकड़ लिया था। इसी युद्ध में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हुए थे और हमारे 19 जवान पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ के रखे थे। 12 घंटे का एक लंबा युद्ध चला था, जिसके बाद 31वीं ब्रिगेड भारत की वो पहुंच गई थी और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। आज अभी शुरू हुआ है कार्यक्रम। सबसे पहले क्वार्टर गार्ड का सैल्यूट हुआ, उसके बाद यहाँ जवानों को एड्रेस किया गया। इसके बाद शाम को खेल का आयोजन है, जिसमें इंटर कंपनी टूर्नामेंट होगा वॉलीबॉल का और शाम को बड़ा खाना। ये आज हमारा कार्यक्रम रहेगा। गरियाबंद जिला निर्वाचन आयोग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। महिला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले की 1 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं ने अपने एपिक कार्ड के साथ सेल्फी लेकर यह रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 12 घंटे में आयोग को जिले भर से महिलाओं ने सेल्फी भेजी थी। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था के रीजनल हेड सोनल राजेश शर्मा ने रिकॉर्ड की पुष्टि करते हुए आज कलेक्टर दीपक अग्रवाल को इसका प्रोविजनल प्रमाण पत्र सौंपा है। आप सभी को मालूम है कि लोकसभा निर्वाचन की कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी आपको 26 अप्रैल को हमारे जिले में मतदान होना है, तो लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप की एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है। इसी कड़ी में हमने आज एक कार्यक्रम रखा था, वुमेन सेल्फी विद एपिक। मतलब जो भी हमारी महिला मतदाताएं हैं वो अपने एपिक के साथ सेल्फी लेकर भेजेंगी और हमने एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सेल्फी लेने का लक्ष्य रखा था और एक रिकॉर्ड बनाने का भी हमने लक्ष्य रखा था, जिसके तारतम्य में हमने लगभग 1 लाख महिलाओं का लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। अभी तक हमारे पास 80,000 महिलाओं के सेल्फी आ चुके हैं और निरंतर वो आ रहे हैं। तो हमने एक रिकॉर्ड बना लिया है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो शामिल हो रहा है। सर, यहाँ से अपने कलेक्टर सर की तरफ से अपने जिला की ओर से आज एक टास्क हुआ था कि महिला मतदाता अपनी एक सेल्फी कि हमें वोट देना है, इस तरह का वर्क था, टास्क दिया हुआ था। तो 1 लाख का टारगेट था, उसमें लगभग 80,000 महिलाओं ने आज ये सेल्फी खींचकर मतदान के लिए प्रेरित हुई। तो यह हमारे 80,000 संख्या में हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। चूंकि अभी आंकड़े और आने बाकी हैं, जब आंकड़े पूरे हो जाएंगे, आज हमने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है जिसमें संख्या नहीं लिखी हुई है। जब उनकी तरफ से हमें पूरे आंकड़े प्रदान किए जाएंगे तब हम एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। और बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज गरियाबंद हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर हुआ।
खबर उज्जैन से, जहां 28वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। आयोजन में भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा और पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने 182 विद्यार्थियों को उपाधि और गोल्ड मेडल भेंट किए। राजपुरोहित जी जो उनको अभी पद्मश्री मिला है वो रहे, उन्होंने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस प्रकार कई ऐसे महत्वपूर्ण उपदेश और निर्देश महामहिम ने दिया है जिसका पालन विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी करेंगे। इसमें कुल 107 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 83 विद्यार्थियों को जो है गोल्ड मेडल दिया गया है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी। आज मशरूम जो है पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा स्रोत बन रहा है विटामिन डी का, और कई बच्चे केवल अभी तक खाने में मशरूम उपयोग होता था, लेकिन आप मशरूम के जूते भी बन रहे हैं, उसके वस्त्र भी बन रहे हैं, टेक्सटाइल में यूज कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी जगहों पे मशरूम का उपयोग हो रहा है। गर्मियों की दस्तक के साथ जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू होने लगा है। ऐसे में वन विभाग के लिए जंगलों में लगी आग पर काबू पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस चुनौती का सामना करने के लिए वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए आधुनिक तकनीकों से लैस होकर नए उपकरणों के साथ इससे निपटने के लिए तैयार है। हमारा जो ये बेशकीमती जो जंगल है, वन संपदा जो हमारी, हम इसकी पूर्णतः सुरक्षा करते हैं, और नाइट और डे में जो भी हम पेट्रोलिंग करते हैं, फायर पॉइंट चेक करते हैं। और आजकल क्या है, जैसे कंट्रोल रूम हमारे साउथ बैतूल में मध्य प्रदेश का टॉप कंट्रोल रूम है, जहां पर हमको जो मतलब सैटेलाइट के माध्यम से विथ जीपीएस के एक सूचना मिलती है कि आपके फलानी बीट में आग लगी हुई है। उस जीपीएस मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पे हम लोग तुरंत ही उस घटना स्थल पर पहुंचकर ज्यादा आग नहीं लगने देते हैं, और तुरंत ही जो है, और जो फायर पोर्टल में जितने भी कनेक्टेड हमारे जो वन समिति के सदस्य जुड़े हुए हैं, उनको मोबाइल के माध्यम से या मुनादी के माध्यम से जोड़ करके और जल्दी ही जंगल में पहुंच करके आग को हम पूर्ण तरह बुझा देते हैं। सर, ये जंगल में जब आग लगती है तो हम पहले खाकड़ा पारवा से बुझा देते थे, लेकिन अब वन विभाग में एक ब्लोअर मशीन खरीदा है, उससे हम बुझा देते हैं आग को, जिससे पहले 10-15 लोग से आग को काबू पा लेते थे, लेकिन अब ब्लोअर मशीन से हम आग को बुझा देते थे। इस बार दक्षिण वनमंडल में आग को जल्दी बुझाने के लिए हर सर्कल में एक ब्लोअर दिया गया है। आसपास 36 ब्लोअर हमने खरीदा है, और हर डिप्टी के अंडर एक ब्लोअर हमने निश्चित रूप से दिया गया है। इस ब्लोअर के माध्यम से आग को हम जल्दी बुझा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लोअर 10 आदमी का बराबर है। सो जैसे आग बढ़ते जाता है, अगर ब्लोअर के द्वारा साफ कर दिया तो आग को जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। चुनाव के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जबलपुर रेलवे स्टेशन की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्टेशन पर सुरक्षा उपकरण तो बहुत हैं, साथ ही यात्रियों के सामान की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, लेकिन एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। देखिए जबलपुर से सहयोगी संजीव चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जबलपुर स्टेशन है, एक बहुत भीड़ भाड़ वाला ऐसा स्टेशन है जहाँ पर प्रतिदिन हजारों यात्री आते जाते हैं। यहाँ पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम बताए जा रहे हैं। जो एंट्री और एग्जिट द्वार है, मैं इधर आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। आठ मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जिस तरह लगेज चेकिंग के लिए भी एक मशीन रखी गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लगेज चेकिंग की मशीन फ़िलहाल बंद है, और जो मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं जो चेकिंग के लिए, यहाँ पर भी कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। लोग अपने मन से आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेटल डिटेक्टर अपने आप ग्रीन एंड रेड लाइट जलाता है, पर यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर एक मैडम सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन वो फ़िलहाल वो चेक कर रही हैं अपना मोबाइल। मैडम,
ये मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और ये मशीन लगाई गई है, तो ये तो कोई चलाते ही नहीं, देखते ही नहीं उसको। सर ये है कि यहाँ पर स्टाफ की थोड़ा कमी है, और मैं क्या है यदि यहाँ से उठ के वहाँ पर पैसेंजरों को बोलूँगी तो फिर क्या इसमें डिटेक्ट होगा, क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। हाँ। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे बैठ के देखना। नहीं, लेकिन इस पे मशीन में तो कोई अपना सामान डालते ही नहीं है, आप तो बैठे रहते, मशीन बंद पड़ी रहती। सर क्यों नहीं डालते हैं? आज वैसे 2-3 दिन से बंद थी मशीन, सर लोग चालू करके गए हैं यहाँ पर, तो वो चालू करके गए हैं। आप यहाँ आके थोड़ा देख सकते हैं, अभी मशीन यहाँ से बंद है, सिर्फ ये चालू है जी। तो इसलिए इस पे आप लोग वो मत कीजिए, वीडियो मत बनाइए, और यहाँ पे उल्टी सीधी बातें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए हम लोग को आना है। हम यहाँ से उठ के यहाँ पे पैसेंजर को बोलेंगे तो यहाँ पे स्कैनिंग को देखेगा कौन कि किस में क्या लेके जा रहे हैं। ये तो लोगों की अवेयरनेस है कि उनको आके यहाँ पर डालना चाहिए। हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे तो सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से आपको रिस्ट्रिक्टेड है कि ये चीज़ यहाँ नहीं ले जाना, ये चीज़ यहाँ नहीं ले जाना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बताते हैं लोगों को, फिर भी नहीं जागरूक होते हैं, तो सर हम क्या है उधर जाके बोलेंगे, एक बार बोल के आगे, 4 बार बोल के आगे, लेकिन हमें यहाँ आके देख के बैठ मतलब आपके पास स्टाफ की कमी है, अगर स्टाफ पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर ये चलेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल। ये जो मैडम है ये बता रही हैं कि चूंकि इनके पास एक ही स्टाफ है, अब ये मॉनिटर को देखें कि लोगों को अवेयर करें। इस कारण से ये यहाँ पर जो व्यक्ति अपने मन से सामान डाल देता है वो चेक हो जाता है, बाकी हजारों लोग क्या लेकर आ रहे हैं और क्या लेकर जा रहे हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। खबर मंदसौर से, जहां नालछा माता मंदिर में नवरात्रि के मौके पर भक्तों ने मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। नालछा माता मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि माता की प्रतिमा दिन में 3 रूप परिवर्तित करती है। सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था की झलक प्रतिमा से नजर आती है। साथ ही मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर राजा दशरथ ने स्थापित कराया था। प्राचीन रूप से बहुत पुरातत्व का मंदिर है और यहाँ किंवदंती है कि राजा दशरथ जब यहाँ वन आक्षेप करने आए थे तो श्रवण कुमार को जो तीर लगा था वहाँ पे पास में श्रवण नाला भी बना हुआ है और भैरव जी भी साथ में विराजे हुए हैं और चमत्कारिक एक शक्तिपीठ जैसा मंदिर है। बताया जाता है, किंवदंती है कि राजा दशरथ जी के ज़माने की स्थापना बताई जाती है। अति प्राचीन स्थान है और मूर्ति को भी अपन देखते हैं तो उससे आभास होता है कि मूर्ति अति प्राचीन है और माता भैरव दोनों साथ बैठे हैं। कहीं पर भी हम जाते हैं मंदिर में माता के दर्शन करने तो वहाँ भैरव जी बाहर बैठते हैं और माता जी अंदर। यहाँ माता और भैरव दोनों साथ हैं। माता दिन में 3 रूप लेती है, सुबह बाल्य अवस्था, दिन में युवावस्था, शाम को वृद्धावस्था। चेहरे में ही भाव दिखता है और माता नहार सिंही माता है। गांव का नाम नालछा है इसलिए शॉर्ट फॉर्म नालछा हो गया है। नहार सिंही जिस प्रकार से नरसिंह अवतार हुआ है वैसे ही माता नाहर सिंही भी एक अवतार हुआ है। दुर्गा पाठ किया जाता है। खबर उज्जैन से, जहां चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिर में भीड़ देखने को मिली। यहां हर सिद्धि मंदिर में नवरात्रि के दिन भक्तों ने पहुंचकर मां की आराधना की है। यहां 51 शक्तिपीठ में से एक हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यानी उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही। चैत्र नवरात्रि के मौके पर भगवान सूर्य को अर्घ देकर हिंदू नववर्ष का लोगों ने स्वागत किया है। मां हरसिद्धि राजा विक्रम की आराध्या है और विक्रम संवत राजा विक्रम द्वारा आरंभ किया गया। उसी संदर्भ में चैत्र नवरात्र जो है इसी दिन से विक्रम संवत का आरंभ होता है। राजा विक्रम के समय से ही ये दीप मालिकाएं जो है प्रज्वलित होती रही है। कालांतर में तो ये दीप मालिका आरती के समय स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती थी। धीरे धीरे जो है इसके स्वरूप में परिवर्तन आया। पहले घी की दीप मालिका लगती थी, अब जो है दोनों दीप मालिका तेल की लगती है। इसमें 1008 दीपक हैं और नित्य प्रतिदिन संध्या आरती के समय ये दीप मालिका प्रज्वलित की जाती है। चैत्र नवरात्र और अपने शारदीय नवरात्र में दोनों ही में यहाँ अथाह जन समूह जो है आता है और
माता जी से जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आराधना करता है और देवी सबकी आराधना पूर्ण करती है। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच बालोद से तस्वीरें सामने आई जहां चैत्र नवरात्र के मौके पर मां गंगा मैया मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर ज्योति कलश की स्थापना की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चैत्र नवरात्र के मौके पर गंगा मैया मंदिर और शीतला मंदिर में कुल 900 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई और भक्तों की भारी भीड़ भी यहां पर देखने को मिली। यहाँ गंगा मैया चैत्र नवरात्रि में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरी तैयारी के साथ 12 बजे ज्योति कलश 900 ज्योति कलश मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित हो चुकी है और श्रद्धालुओं के लिए आज पहला दिन है और भारी भीड़ भाड़ यहाँ देखा जा रहा है। श्रद्धालु लोग ज्योति मनोकामना ज्योति कलश जलवाए हैं जो वो यहाँ आए हैं अपनी मनोकामना के साथ में और माता जी का दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए पूरा प्रदेश भर से इतनी भीड़ पहली ही दिन देखने को मिल रहे हैं। बिलासपुर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां महामाया के दरबार में भक्तों की कतार देखने को मिली। मां महामाया के दरबार में दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तों का आना और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला, उनके आशीर्वाद लेने का सिलसिला लगातार जारी है। चैत्र नवरात्र के मौके पर मां का विशेष श्रृंगार किया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सागर में शाहगढ़ के पास टमाटर की लूट मच गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां ट्रक से बिखरे टमाटर को लूटने के लिए ग्रामीणों की भीड़ नजर आई और लोग बोरियों और थैलों में भरकर टमाटर लेकर जाते नजर आए। दरअसल सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर शाहगढ़ के पास पठानवली घाट में एक टमाटर से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। नीचे खाई में गिरते ही टमाटर बिखर गए। जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी मिली, वे टमाटर लूटने के लिए वहां पर पहुंचने लगे। ट्रक में बरेली से पटना के मीठा मंडी के लिए टमाटर भरकर इसे भेजा जा रहा था। तभी ये हादसे का ट्रक जो है वो शिकार हुआ। तो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये सागर की तस्वीरें हैं। टमाटर से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार होने के बाद की, जहाँ पर लोगों की भीड़ मच गई और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली, वे यहाँ पर बोरी, थैले और बाल्टी जैसी चीज़ें लेकर पहुँचने लगे और टमाटर लेकर यहाँ से जाते नजर आए। यानी इस हादसे की एक तस्वीर से इतर एक लूट की भी तस्वीर यहाँ पर नजर आई। जशपुर में सरहुल महोत्सव कार्यक्रम में मधुमक्खियों के हमले में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल जशपुर में भर्ती कराया गया है। घायलों में पूर्व विधायक जगेश्वर राम भगत भी शामिल है। बताया जा रहा है कि हवन का धुआं उठने से मधुमक्खियां भड़क गई और वहां मौजूद लोगों को काटना शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होने वाले थे। जशपुर के दीपू बगीचा में सरहुल पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाद में सीएम के कार्यक्रम की जगह में बदलाव कर कल्याण आश्रम में सीएम के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बरसात ने किसानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सब्जी की खेती करने वाले किसान 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से परेशान हैं। जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। एनडीटीवी संवाददाता सुजीत शर्मा ने किसानों से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं किसान, इस बरसात से कितनी मुश्किल है, आपको सुनाते हैं। अभी हम खड़े हैं जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर गांगपुर के एक कृषक के फार्म हाउस में, जहां पर टमाटर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि टमाटर लगा हुआ है और टमाटर को किसान तोड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि टमाटर पूरी तरह से खराब हो गए हैं। यहां तक उसकी हालत यह है कि टमाटर में अब जो है वो फल है ही नहीं, फल गल के गिर चुके हैं, काले हो गए हैं, पूरी तरह से जल चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि भैया इधर आएंगे, थोड़ा सा किसान है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये फसल की हालत क्या हो गया भैया, फसल क्या हो गया है? ये तो पूरा पानी में खराब हो गया है,
पूरा काला पड़ के गिर रहा है और 3 दिन 4 दिन का बारिश में पूरा खराब हो चुका है। अभी क्या कर रहे हैं फिर? अभी क्या करेंगे, अब मजदूर को लेबर चलाना पड़ेगा, तो कुछ है उसको निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मजदूर को चलाना पड़ेगा क्योंकि बंद नहीं कर सकते मजदूर को, इसलिए छोड़ा। उसमें तो 80% खराब हो चुका है, मजदूरी का पैसा नहीं आएगा। इनका कहना है कि मजदूर चलाना है। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ किसान और काम कर रहे हैं। भैया, आप लोग कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हो? क्या ऐसी हालत हुई थी? इतना पानी कभी देखे थे आप लोग? इतना पानी कभी देखे थे पानी गिरते हुए? नहीं। कितनी खराब हो गई पूरी फसल? पूरा फसल तो बहुत खराब हो गई। क्या इसमें मिलेगा कुछ? लगता है इसमें कुछ नहीं मिलेगा, पूरा नहीं बचेगा। नहीं। तो इनका किसानों का कहना है कि जो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे और कुछ किसान है। भैया, आप लोग खेती करते हो, आप लोग इतना मेहनत करते हो, इतना ये करते हो, क्या जब नुकसान होता है तो कितनी पीड़ा होती है? बहुत ज्यादा होती है, पूरा फसल खराब हो जाता है। अभी क्या वह स्थिति है? नजदीक है अभी तो पूरा खराब हो गया है बारिश में 2-4 दिन। पूरा कीड़ा भी पड़ गया है। ये फसल बचेगा नहीं बचेगा? नहीं बचेगा, ये पूरा नुकसान में। हाँ, पूरा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो फसलें तोड़ रही हैं, लोग हैं सब काम कर रहे हैं। कि किसान ये चाहता है कि उनकी फसल बच जाए और बचने से कुछ जितना थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। बेमौसम बरसात पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है और हालात ये हैं कि वर्तमान में जो है 24 घंटे का फिर से अलर्ट जारी किया गया है, फिर मौसम खराब हो जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है कि किसी तरह से जो मजदूर उनके यहाँ जो आते हैं, मजदूर मिलते नहीं, उनको चलाने के लिए वो टमाटर को तोड़ रहे हैं और बाजार बेचेंगे। और टमाटर का कैरेट भी मात्र कितना हो गया है? 4 से 5 रुपए किलो टमाटर में आ गए हैं। अब आप सोच सकते हैं किसान की क्या स्थिति होगी। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।